हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम सीटेट एग्ज़ाम जो कि आपका जुलाई में होगा उसके लिए पेपर वन में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन, इसका सब टॉपिक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। पेपर वन के लिए स्टूडेंट्स ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 30 मार्क के लिए पूछा जाता है और इसके जो क्वेश्चंस है यानी एग्ज़ाम में भी एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं और इसका यानी सिलेबस वगैरह चेंज तो नहीं है, उसी से आपके क्वेश्चन यानी आते हैं डायरेक्टली। तो मैंने इस सीरीज़ में ये सब क्वेश्चन करवाए हैं आपको, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम में इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेपर वन एंड पेपर टू के लिए हमने कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च किए हैं, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलेंगे, देन रिवीजन शॉर्ट नोट्स आपको यानी इसमें दिए जाएंगे, 50+ मॉक टेस्ट आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे और 2000+ एमसीक्यूज जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। देन इसका जो फीस है ये 2000 फीस है पर पेपर, यानी पेपर वन या पेपर टू लेते हो आप तो उसका 2000 फीस है, और अगर आप कंबाइन लेते हो दोनों भी पेपर लेते हो एक साथ तो इसको आपको 3000 पेड करना होगा। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो सब टॉपिक था ये हमने कवर किया है। देन आज हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, इस पर हम क्वेश्चंस देखेंगे आज। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, यानी किस चीज़ से आप एयर पोल्यूशन को ज़्यादातर कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके हम पहले ऑप्शन देख लेंगे। एयर पोल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, रिडक्शन इन यूज़ ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल ऑयल वगैरह है, इसका हमको यानी कम यूज़ करना चाहिए। इससे एयर पोल्यूशन जो कि फॉग वगैरह निकलता है, देन कोल में से आपको तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड ये जो हज़ार्डस गैसेस है ये निकलती है, ये एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देती है। ये हमने अगर इसमें यूज़ नहीं किया तो इसका असर पड़ेगा, यानी एयर पोल्यूशन ये कंट्रोल में रहेगा। देन इंक्रीज यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, यानी स्टूडेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि हमने देखा था कि सोलर एनर्जी हुआ, देन ये नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी है, यानी एयर पोल्यूशन नहीं होता है, इससे कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है। जैसे कि सोलर एनर्जी हुआ, देन न्यूक्लियर एनर्जी ये हुआ, ये ऐसे जो एनर्जी है ये हमने यूज़ किया तो इससे भी पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन। देन यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर इन व्हीकल, जैसे कि पेट्रोल वगैरह है इसमें हमने जैसे कि लेड वगैरह डाला तो इससे जो है माइलेज वगैरह बढ़ता है और इससे कम यूज़ होता है फ्यूल का, यानी डीजल पेट्रोल वगैरह का, इससे कम यूज़ होता है और कम यूज़ हुआ तो इससे स्टूडेंट्स इससे भी एयर पोल्यूशन यानी कम हो सकता है, मेजर कंट्रोल हो सकता है इस पर एयर पोल्यूशन पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, डी, ऑल ऑफ द अबव। जो हमने सब जो ऑप्शन देखे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये सब कुछ राइट है, इससे हम एयर पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोलर रेडिएशन दैट बाउंस ऑफ द अर्थ बैक टूवर्ड द एटमॉस्फेरिक इज मोस्टली, यानी कुछ रेडिएशन होती है, कुछ सोलर रेडिएशन होती है कि जो कि अर्थ को बाउंस कर फिर से एटमॉस्फेयर में निकल जाती है। यानी ये जो रेडिएशन आती है, कुछ जो ज़मीन है, यानी ये ज़मीन बहुत सारी जो रेडिएशन है वो एब्सॉर्ब कर लेती है और रेडिएशन को ये हीट में कन्वर्ट करती है, वाटर वेपर वगैरह। देन ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो यहाँ से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये वगैरह जो है यहाँ से बनती है। तो स्टूडेंट्स 70% जो है 70% गैसेस जो है ये ज़मीन एब्सॉर्ब करती है और 30% जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है
ये रेडिएशन जो है ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी रेडिएशन आकर ये फिर से चली जाती है। ये 30% इसका यानी परसेंटेज है, अप्रोक्सीमेटली 30% ये बाउंस हो जाती है ये रेडिएशन। तो वो कौन सी रेडिएशन है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है गैमा रेडिएशन, देन बी है एक्सरे रेडिएशन, देन सी है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, देन डी है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ये ज़मीन पर आती ही नहीं है। क्यों कैसे नहीं आती है? क्योंकि यहाँ पर बीच में एक स्ट्रेटोस्फीयर होता है, यानी ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर्स वो यानी वो आने नहीं देता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है यहाँ से ही। तो अल्ट्रावायलेट आपका तो यहाँ पर ऑप्शन ये गया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ये ज़्यादातर यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यानी ज़मीन से रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन जो है इंफ्रारेड रेडिएशन है। ये ज़्यादा वेवलेंथ की यानी लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। इसको ये हीट में कन्वर्ट नहीं होती, ये रेडिएशन जो है ये हीट में कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए ये बाउंस होकर पीछे एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन, ये क्यों इंफ्रारेड रेडिएशन क्यों ये जो ज़मीन है उसमें एब्सॉर्ब नहीं की जाती, जो कि ज़्यादा वेवलेंथ होती है, उसकी मोर वेवलेंथ होने की वजह से वो एब्सॉर्ब नहीं होती है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थिंग यू कैन डू टू डू डिक्रीज ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड्स। यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग यानी जो हीट वगैरह जो बढ़ रहा है, तो वो कैसे हम रिड्यूस कर सके, यानी कैसे हम कम कर सकते हो, तो वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है रिड्यूस द यूजेज ऑफ योर एयर कंडीशनर ऑन हाई। जो एसी वगैरह होता है, जन एसी देन फ्रिज वगैरह जो एयर कंडीशनर होते हैं वो हम कम यूज़ करें, तो इससे भी यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम हो सकता है। देन टर्न ऑफ योर लाइट व्हेन यू आर नॉट यूजिंग देम। जैसे कि लाइट वगैरह जैसे कि चालू ही रहते हैं मोस्टली, तो अगर हम उसका यूज़ नहीं कर रहे तो वो हमको बंद करना है। तो स्टूडेंट इससे भी यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जैसे कि टेम्परेचर जैसे अभी बढ़ रहा है, टेम्परेचर आप देख रहे होंगे कितना हाई पर जा रहा है, तो इस तरह से ये टेम्परेचर इसी के कारण हो रहा है। जैसे कि एयर कंडीशनर वगैरह हम ये यूज़ करते हैं, जितना अंदर ठंडा होता है उतना वो बाहर से गर्म होता है, यानी हॉट होता है, वार्म होता है। इस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग पर इफ़ेक्ट गिरता है। देन जितनी देर हम लाइट वगैरह ऑन रखेंगे उससे भी यानी हीट बढ़ती है। देन सी ऑप्शन है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ अ पर्सनल व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि अगर हर एक बंदे ने एक एक गाड़ी लेकर अगर रास्ते पर वगैरह निकल गए तो बहुत सारी गाड़ियाँ हो जाती है, तो हमें बसेस देन ट्रेन वगैरह जो है उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत सारे लोग एक साथ में ही चले जाते हैं। और यानी बहुत सारे लोग अगर एक एक गाड़ी लेकर आ गए तो बहुत सारी गाड़ियाँ होती है और उससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, यानी टेम्परेचर उससे हाई होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सब कुछ चीज़ें हमने अभी डिस्कस जो करी है वो हमें करना चाहिए, इससे ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कम होगा, टेम्परेचर इससे कम होगा। देन नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमको बताना है। एडवर्स इफेक्ट यानी क्या? निगेटिव इफेक्ट, अनफेवरेबल इफेक्ट, वो हमको बताना है। तो इसका हम पहले ऑप्शन देख लेंगे। मोर एक्सट्रीम वेदर पैटर्न, देन रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, देन सी लेवल राइजेस, एंड देन डी है एन इंक्रीज ऑफ UVB अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स मोर एक्सट्रीम वेदर पैटर्न यानी जो वेदर है, जो एटमॉस्फेयर है उसका यानी तब्दील होना, यानी बदलना उसका टाइम टाइम पर,
और देन रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, जो लैक वगैरह है वो कम होना, देन सी लेवल यानी समुद्र महासागर वगैरह उसका सी लेवल बढ़ना, ये जो है ये एडवर्स इफेक्ट है इसके, जो ग्लोबल वार्मिंग के जो है ये एडवर्स इफेक्ट है। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या नहीं है, ये एन इंक्रीज ऑफ यूवीबी रेडिएशन, ये इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो यही हमको बताना था, ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एड्स टू द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट्स हमें कौन कौन सी यहाँ पर प्रोसेस जो है वो नहीं करना चाहिए जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड इससे एटमॉस्फेयर से यानी चला जाए, यानी रिमूव हम कर सके। तो कौन सा जो प्रोसेस है वो हमें नहीं करना चाहिए, तो वो देखेंगे हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड हम कम कर सकते हैं यानी रिमूव कर सकते हैं उसको। ऑप्शन ए है बर्निंग फॉसिल फ्यूल। बर्निंग फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज होता है। तो स्टूडेंट्स ये भी नहीं है, यानी इससे रिलीज हो रहा है, हमको कम करना है यानी रिमूव करना है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ये हो सकता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। देन रेस्पिरेशन, जिससे हम रेस्पिरेशन यानी कि हम जो सांस वगैरह लेते हैं इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम छोड़ते हैं, तो ये भी नहीं है। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को हमने प्लांट को वगैरह कट किया, तो इससे भी नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है उसमें, और ये ऑक्सीजन रिलीज़ वगैरह करते हैं। ये जो पेड़ प्लांट वगैरह जो है ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कंज्यूम करते हैं यानी लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस ये ऐसी प्रोसेस है जो कि प्लांट में ही पाई जाती है, और फोटोसिंथेसिस ही कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकता है यानी रिमूव कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट वगैरह रहेंगे तो ही फोटोसिंथेसिस होगा। तो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, प्लांट वगैरह हमको ग्रो करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस ही इसका राइट ऑप्शन है। इसी में कार्बन डाइऑक्साइड को यानी लिया जाता है, इसका प्लांट वगैरह में ही ये प्रोसेस होती है। तो इस तरह से हम ये प्रोसेस ऐड कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओजोन डे इज ऑब्जर्व ऑन। ओजोन डे ये कब ऑब्जर्व हुआ था वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है 3 जनवरी, देन 16 सितंबर, देन 10 नवंबर, देन 26 मार्च। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी 16 सितंबर इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ होल इन ओजोन इज मैक्सिमम ओवर। ओजोन का जो होल है यानी ओजोन को बहुत बड़ा होल हो गया है, वो कहाँ पर हुआ है, वो कौन सी कंट्री में हुआ है वो देखेंगे हम। इससे पहले हम ये देख लेंगे कि स्टूडेंट्स होल वो किस वजह से हुआ है, किससे वो होता है वो देखेंगे हम। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है ये इसमें ही ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर जो कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एक गैस है, ये गैस से ओजोन को यानी बहुत खतरा होता है, ये डायरेक्टली डिप्लेट करती है यानी उसको कम कर देती है, उसको पतला कर देती है, और उसको कई बार तो ये ख़त्म भी हो जाता है यानी होल गिर जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्लोरीन जो है ये डायरेक्टली रिएक्ट करता है ओजोन से, और ये जो क्लोरीन एटम है ये रिलीज़ होते हैं और ये ओजोन लेयर ये डिप्लेट होता है। तो इस तरह से ये किस कंट्री में ज़्यादा हुआ है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए है इंडिया, देन यूरोप, देन अंटार्कटिका एंड अफ्रीका। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी अंटार्कटिका में ये ओजोन ये बहुत बड़ा हो गया है, और वहाँ पर स्किन कैंसर ये ज़्यादातर वहाँ पर ही होता है, स्किन कैंसर वगैरह, क्योंकि डायरेक्टली यूवी लाइट वहाँ पर आती है, वो क्योंकि वहाँ पर ओजोन लेयर है ही नहीं यूवी लाइट को यानी बैक यानी एब्सॉर्ब करने के लिए। तो इस तरह से अंटार्कटिका में स्किन कैंसर का ज़्यादा खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इन द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन लेयर द ओजोन O3 डायरेक्टली रिएक्ट विथ, किससे वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है वो हमने अभी देखा है, बट हम फिर से देख लेंगे ऑप्शंस। अल्ट्रावायलेट लाइट, क्लोरीन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, CFC मॉलिक्यूल्स। CFC मॉलिक्यूल्स यानी क्लोरोफ्लोरो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। और क्लोरीन आइटम कब ये यानी उसके रिएक्शन होने के बाद ये सेपरेट होता है क्लोरीन आइटम। CFC यानी क्लोरोफ्लोरो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, इससे ये डायरेक्टली रिएक्ट होता है। ऑप्शन ये CFC नहीं है स्टूडेंट्स, क्लोरीन से ये होता है। इसका भी जो रेफ्रिजरेटर में हम यूज़ करते हैं क्लोरोफ्लोरो क्लोरीन आइटम जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसका यानी पूरा नाम है। और ये डायरेक्टली ओजोन से रिएक्ट करता है और क्लोरीन आइटम इससे यानी फ्री हो जाता है और ये ओजोन को ये डिप्लेट करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्लोरीन आइटम से ये डायरेक्टली यानी रिएक्ट होता है। और CFC भी यहाँ अगर क्लोरीन आइटम नहीं होता यानी क्लोरीन आइटम यहाँ पर नहीं होता तो आपका राइट ऑप्शन क्या होता? CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन मॉलिक्यूल से ये डायरेक्टली रिएक्ट होता है और इसमें भी क्लोरीन मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पर ये भी आपका राइट ऑप्शन होता अगर क्लोरीन आइटम यहाँ पर नहीं होता। तो इस तरह से ओजोन लेयर ये डायरेक्टली ब्रेक डाउन होता है इस क्लोरीन आइटम से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जुलाई 11th इज़, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, देन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, देन वर्ल्ड एड्स डे एंड वर्ल्ड एजुकेशन डे। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो इस तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया ह्यूमन पोल्यूशन हैज़ हायर नंबर ऑफ यंगर एज ग्रुप बिकॉज, जैसे कि आप सभी को पता है जैसे कि इंडिया में यंगर एज जो है वो ज़्यादा है, यानी जवान हमको जो है हमारे देश को यानी जवानों का देश कहा जाता है। यानी ज़्यादातर यहाँ पर 25-30 की एज के बहुत लोग हैं, यानी बुज़ुर्गों से भी ज़्यादा और बच्चों से भी ज़्यादा। तो ऐसा क्यों है? तो वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड लो बर्थ रेट। अगर ये हुआ, लो बर्थ रेट हुआ और लॉन्ग लाइफ स्पैन रहा, तो यहाँ पर बूढ़ों की संख्या ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। देन बी है शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड हाई बर्थ रेट। अगर शॉर्ट लाइफ स्पैन रहा और हाई बर्थ रेट रहा तो ये हो सकता है। देन शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड लो बर्थ रेट, ये भी रहा तो लो बर्थ रेट रहा तो ये भी हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। देन बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, तो ये नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है, शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड हाई बर्थ रेट। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट लाइफ स्पैन रहा तो यानी बूढ़े से पहले ही मर जाएगा यानी आदमी, और हाई बर्थ रेट रहा तो बच्चों की संख्या ज़्यादा रही तो ऑब्वियसली जो यंगर एज ग्रुप जो है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड हाई बर्थ रेट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसमें आपको होमवर्क करके बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है और मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम इसको कल के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिक्वेंस ऑफ ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन एक किस वजह से होता है वो, और इससे क्या होता है, कंसिक्वेंस इससे क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन से क्या होता है वो इसमें आपको बताना है स्टूडेंट। तो ये 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से ये आपका होमवर्क हुआ। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।